नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ बीच में रुकी हुई थी बहुत ही अपरिहार्य कारणों से। ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अभी संभवतः अब टाइम मिल जाएगा। सारे कुछ काम हो चुके हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने दिसंबर महीने में 12 दिसंबर तक की खबरों को पढ़ा था। हालांकि पूरी खबर नहीं हो पाई थी, उसमें सिर्फ आधी ही खबर हो पाई थी। तो आज का जो वीडियो है वो 13 दिसंबर से 20 तक की खबरें भी होंगी, और इसके पीछे वाली जो खबरें होंगी उसको भी यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है, सो दैट कि पूरा का एक कंप्लीट वीडियो हो जाए। अभी भी यहाँ पर लेक्चर लंबा हो जा रहा था, जिस वजह से मैंने इसमें भी कुछ क्वेश्चन काट लिए हैं। 22-23 क्वेश्चन हो गए हैं, 12-13 क्वेश्चन अभी और होंगे। उसका दूसरा पार्ट मैं संभवतः कल दे दूंगा। तो इस तरह से हम अपडेटेड हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जैसे हमारे डेली करंट अफेयर्स रेगुलर आते थे उसी तरह से आते रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए आप लोग का जो सपोर्ट बीच में था, जितना रिस्पांस मिलना चाहिए था उस तरह का रिस्पांस मिला नहीं। इस वजह से मैं भी ढीला पड़ गया। तो आप रिस्पांस जितना बेहतर देंगे उतना ही मुझे और बेहतर तरीके से काम करूँगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के अलावा भी बहुत सारी स्टैटिक पोर्शन है, मैं उसको चाहता हूँ कवर करना, बट आप लोगों की वजह से, आप लोगों के रिस्पांस ना मिलने की वजह से मैं उस तरह की वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं उस तरह की भी वीडियोस बनाऊँ, बहुत ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ग्रुप्स में, जो है अलग अलग जगह पर इसको प्रसारित कीजिए, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आज के देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए इस पूरे वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधे सीधे सारे क्वेश्चन को कवर करूँगा, उससे बैकग्राउंड को थोड़ा थोड़ा मैं बताऊँगा। डिटेल वीडियो बाद में आया करेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का है जो क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जारी भाषा संगम मोबाइल ऐप, भाषा संगम मोबाइल ऐप में कितने भारतीय भाषाएं शामिल हैं? 14, 22, 25 या 30। देखिए क्या भारत सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं उनका ट्रांसलेट कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को। एक्सप्रेशन का मतलब होता है भावनाएं, जैसे कि कोई मुहावरे हैं, कोई लोकोक्तियाँ हैं, एडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, वो हर एक भाषा के अलग अलग होती है, उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे थोता चना बाजे घना, ये एक हिंदी का फ्रेज है। अब इसको इंग्लिश में थोड़ी आप ट्रांसलेट हूबहू कर पाएंगे, तो उसके जो मिलते जुलते फ्रेज होंगे जो है इंग्लिश में, उसको यूज़ करना पड़ेगा आपको। इसी तरह से जितनी भी भारतीय भाषाएं, कितनी 22 भाषाएं, आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो 8th शेड्यूल है, वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर भारतीय भाषाओं का जिक्र है, और वहाँ पर कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। ये जो 22 भाषाएं होगी, ये भारत सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, अर्थात भारत की आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 22 लैंग्वेज है, इन्हीं 22 लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो भाषा संगम मोबाइल लॉन्च विद 100 सेंटेंसेस विद 22 लैंग्वेजेज। ये 100 सेंटेंस कैसे होंगे? जो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, मुहावरे होते हैं, उनको इसमें रखा गया होता है, आप उससे सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत को RATS की अध्यक्षता मिली है, यह किस बहुपक्षीय संगठन का अंग है? ठीक है, राइट्स एक जो है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी ये एक डिफेंस बॉडी है। क्या है ये? डिफेंस बॉडी का मतलब बताते हैं आपको, आगे आपको बात करेंगे। जिसका काम होगा एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, मतलब टेररिज्म को रोकने के लिए काम करेगा। और ये किसकी संस्था है? ये SCO का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, SCO मतलब जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। इसमें कुल 2001 में हुई थी, और इसमें कुल जो है 9 सदस्य हैं। पहले 8 सदस्य हुआ करते थे। अभी हाल ही में पिछले 2-3 महीने पहले ईरान को 9वां सदस्य बनाया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा देश 9वां सदस्य बना है SCO का? तो SCO का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? ईरान बना है। और इसकी एक जो है डिफेंस बॉडी है, जिसका नाम है RATS, जिसका फुल फॉर्म होता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका काम है कि इस पूरे क्षेत्र में जो हमारा अफ्रीका के अफगानिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र है, जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज़ को कितना काउंटर कर सके सभी देश मिलकर, इसी को लेकर ये काम करता है। ठीक है, तो भारत को अध्यक्षता मिली है इसकी, समझ में आ रहा है? इस बार राइट्स की अध्यक्षता मिली है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आज का कि एक मिनट, निम्न में कौन सी हेल्पलाइन भारत सरकार ने SC/ST समुदाय के संरक्षण में के संबंध में जारी की है? ठीक है, SC/ST जो होते हैं, एक होते हैं SC कम्युनिटी, जिसे बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, और दूसरा होता है शेड्यूल ट्राइब्स। ये दोनों के दोनों जो है प्रोटेक्टेड, यानी कि रिजर्व कैटेगरी ना बोलकर ये हाईली वल्नरेबल सेक्शन है भारत के।
ठीक है। इनका बार बार शोषण होता रहता है तथाकथित ऊंची जातियों के द्वारा, ऐसा सुनने में आता है, पेपर में भी छपता है, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्शन मिले, इसको लेकर कानून बनाए गए 1989 में, ठीक है। और उन कानूनों को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर सरकारें अलग अलग काम करती रहते हैं। उसी दिशा में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि अगर किसी को ये जानकारी है किसी भी SC या ST कम्युनिटी के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, एट्रोसिटीज़ का केस हुआ है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके विरोध दर्ज करा सकते हैं। बाकी के जो भी काम होंगे वो कार्यवाही की जाएगी। तो इसका हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 14566 14566। इस पर आप कॉल करके जो है अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ठीक है। नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, ध्यान दीजिए, नेशनल हेल्पलाइन नंबर है SC ST के प्रोटेक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसका नंबर क्या है? 14566, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आज का, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपी के किस जिले से सरयू नहर प्रोजेक्ट की शुरुआत की? आई थिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में भी रहा है कि सरयू नहर प्रोजेक्ट क्या है। एक तरह का सिंचाई परियोजना है, क्या है? एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये क्या करेगा? वो जो हमारा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश जो है, पूर्वी भाग है, उसको सिंचाई के लिए ये काम में यूज किया जाएगा। सरयू नहर प्रोजेक्ट जो सरयू नदी से मेन रूप से निकाला गया है, इसमें कई और नदियों का पानी भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखिए, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बलरामपुर जिले में किया, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बलरामपुर जिला, ठीक है। इसमें कौन कौन सी नदियों को शामिल किया गया ये भी देख लीजिए। इस नहर में जो है पूर्वांचल के 29 लाख किसानों की ज़िंदगी प्रभावित होगी, मतलब उनको फ़ायदा होगा। और जो है ये इसका शुरुआत 1978 में हुआ था। इनफैक्ट ये योजना अब जाके कंप्लीट हुई है, 43 साल बाद ये स्कीम कंप्लीट हुई है। और इसमें देखिए सरयू, घाघरा, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, हालांकि घाघरा और सरयू दोनों एक ही नदी है, दोनों को अलग अलग स्थानों पर स्थानिक नाम है, ठीक है। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी, ये 5 नदी मिलकर जो है इसको ड्रेन करेंगे, इसको जल की उपलब्धता कराएंगे, ठीक है। सरयू नहर परियोजना याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन आज का, 7वें इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? 7th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या पणजी? देखिए इसका आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? भारतीय जो केंद्रीय साइंस मिनिस्टर हैं, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है मिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। 7th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बिगिंस इन पणजी। देखिए इस तरह के फेस्टिवल इसलिए आयोजित किया जाए ताकि लोगों के अंदर विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर क्या किया जाए? क्रिएटिविटी मनाया जाए, ठीक है। क्रिएटिविटी बढ़ाया जाए, लोग वैज्ञानिक तर्क के साथ ज़्यादा जुड़े, जिससे क्या हो? विज्ञान को बढ़ावा मिले और देश आगे बढ़े, ठीक है। तो इसी दिशा में इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। छठा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में ओलेफ स्कोल्ज किस देश के चांसलर नियुक्त हुए हैं? ओलेफ स्कोल्ज, तो ओलेफ स्कोल्ज किस देश के चांसलर नियुक्त हुए हैं? ये जर्मनी के नियुक्त हुए हैं, ठीक है। जर्मनी में इससे पहले देखिए कई सालों तक, 18 सालों से पिछले, एंजेला मर्केल चांसलर रहे हैं। एंजेला मर्केल क्या रही हैं? चांसलर रही हैं। अब उनकी जगह पे कौन हो गई हैं? ओलेफ स्कोल्ज हुए हैं, ठीक है। जैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर होता है, इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी तरह से ये चांसलर का पोस्ट होता है जर्मनी में, जो कि सरकार का मुखिया होता है, यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक। शासन की बागडोर ओलेफ स्कोल्ज के हाथ में रही। ये देखिए ये जो है कौन है? ये पूर्व चांसलर है एंजेला मर्केल, इनका स्थान लेंगे, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आज का, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने 4.5 दिनों का वर्किंग डे, यानी कि वर्किंग वीक रखा है? डे, हाँ ठीक है, डे भी कह सकते हैं, यानी कि कार्य दिवस। देखिए जैसे भारत में 6 कार्य दिवस होते हैं, बैंकों में एक हफ्ते जो है 5 कार्य दिवस है, एक हफ्ते 6 कार्य दिवस होते हैं, और ज़्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्री में 6 कार्य दिवस होते हैं, और जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ 5 डेज़ काम होता है। तो दुनिया में ज़्यादातर जो देश हैं वो 5 डेज़ वर्किंग कॉम्बिनेशन को लेकर चलते हैं। लेकिन दुनिया का पहला देश UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यानी संयुक्त अरब अमीरात, वो हो गया जो 4.5 दिनों का वर्किंग डे रखेगा, यानी फ्राइडे अब हाफ डे होगा वहाँ पर। समझ में आ रहा है? फ्राइडे क्या होगा? हाफ डे होगा। सैटरडे संडे तो ऑफ रहता ही था, अब सैटरडे को फ्राइडे को भी हाफ डे दिया जाएगा। इससे क्या होगा? देखिए जो वर्किंग क्लास है, यानी कि जो काम करने वाला जो कर्मचारी है, उसको आधे दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी, तो वो रिलैक्स करेगा, उसके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। देखिए इस तरह के देश जो है
जैसे यूएई है, इस तरह के कार्य को ये अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 4.5 दिन भी काम करेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये लोग डेवलप्ड स्टेट में पहुंच चुके हैं, विकसित अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो उत्पादन अगर घटता भी है तो भी इनको कुछ खास असर नहीं होगा। लेकिन भारत जैसे देश जो कि विकासशील देश है, यहाँ उत्पादन को बढ़ाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसलिए हम चाह के भी 4.5 वर्किंग डेज का कॉम्बिनेशन नहीं रख सकते हैं। तो हालांकि भारत इस दिशा में काम कर रहा है कि जल्दी से 5 डेज वर्किंग का कॉम्बिनेशन हो जाए, लेकिन देखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो दुबई पहला ऐसा देश, यूएई पहला ऐसा देश बन गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखिए हाँ ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो कि यूएई से ही रिलेटेड है, कौन सा देश दुनिया में पहला 100% पेपरलेस देश बन गया है, यानी कि अपनी सरकारी कामकाज के लिए वह सिर्फ पेपरलेस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने वाला देश बन गया। तो ये भी कौन सा है सही आंसर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात पहला ऐसा देश बन गया दुनिया का जो पेपरलेस कॉम्बिनेशन, पेपरलेस टेक्नोलॉजी यूज करेगा। समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे पेपरलेस होंगे। तो इस तरह से 2700 करोड़ रुपए हर साल बचेंगे। साथ ही साथ वित्तीय जो लाभ हो रहा है इसका ज़्यादा लाभ आपको इन्वायरमेंट के क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि पेपर कहाँ से आता है आपको पता होना चाहिए, ये वृक्ष से आता है, ट्री से आता है, उसकी जो छाल होती है, उसकी स्टेम्स होती है, वहाँ से बनाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है पेपर को बनाने के लिए आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, और संयुक्त अरब अमीरात वैसे भी रेगिस्तान है, तो पेड़ की बचत होगी, हरियाली होगी, तो पर्यावरण को फायदा होगा। ठीक है, नवा क्वेश्चन आज का कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। देखिए अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल बैंक का दर्जा जब किसी भी बैंक को मिल जाता है तो वो अब कॉमर्शियल काम, फुली कॉमर्शियल काम कर सकती है, हर तरह के लोन बांट सकती है, हर तरह के डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट कर सकती है। तो कंप्लीट बैंक का जब दर्जा मिल जाता है तो उसे शेड्यूल बैंक बोलते हैं या अनुसूचित बैंक बोलते हैं। तो पेमेंट बैंक था भारत का एक, जिसे अब जो है शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका नाम है पेटीएम। तो पेटीएम कभी ये पेमेंट बैंक हुआ करती थी, भुगतान बैंक हुआ करती थी, अब क्या हो गया शेड्यूल बैंक हो गया। क्लियर है। इसके लिए क्या करती है आरबीआई, जो है आरबीआई एक्ट जो बना था, आरबीआई एक्ट कब बना था 1934, उसकी जो सेक्शन 2 है सेक्शन 2 को अप्लाई करती है। तो इस धारा जो 2 है उस अगर उसमें किसी भी बैंक को शामिल कर लिया जाता है, सेक्शन 2 में अगर कोई भी बैंक इंक्लूड कर लिया जाता है तो उसे शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया जाता है। पेमेंट बैंक क्या होता था, ये एक तरह से पेमेंट बैंक केवल पेमेंट उद्देश्य के लिए बनाए गए बैंक होते हैं। ये केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ये क्रेडिट फंक्शन नहीं कर सकते हैं, यानी कि लोन नहीं दे सकते किसी को, केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, और वो भी केवल 1 लाख रुपए तक की जो है लिमिट तक, 1 लाख रुपए तक की डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पेटीएम इसके पहले क्या हुआ करता था पेमेंट बैंक, अब इसे शेड्यूल बैंक के रूप में दर्जा दे दिया गया है। इसके अलावा बाकी ऊपर भारतीय पोस्ट, एयरटेल मनी, फिनो, ये भी क्या है अलग अलग पेमेंट बैंक है। ठीक है, इस पढ़ लीजिएगा आके। 10वां क्वेश्चन आज का, 5वीं हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ है। मस्कट जो कि ओमान की राजधानी है, दुबई, अबू धाबी, जेद्दा। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, अबू धाबी जो कि यूएई की राजधानी है। ठीक है, यूएई की राजधानी है 5वीं हिंद महासागर। देखिए ये रहा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने क्या किया, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन हुआ अबू धाबी में, उसमें भारतीय पक्ष रखा। ठीक है, इन्होंने इसे संबोधित किया, एड्रेस किया। ठीक है, बताया कि भारत का क्या दृष्टिकोण है इंडियन ओशन को लेकर। इंडियन ओशन भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। क्यों, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार इसी क्षेत्र से होता है, इंटरनेशनल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको प्रोटेक्ट करना, इसमें इसकी सुरक्षा से, इसके यातायात से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको समाधान होना बहुत ज़रूरी है, तो उसी को लेकर ये कॉन्फ्रेंस होता है। तो 5वां संस्करण था, और ये कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था, अबू धाबी में हुआ था। 11वां क्वेश्चन आज का कि वैश्विक स्तर पर समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है। समिट फॉर डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र के लिए सम्मेलन। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा आयोजन किया गया था। जो बिडेन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनके आह्वान पर यह किया गया था, उनके कॉल पर यह किया गया था, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए। हालांकि जो रशियन प्रेसिडेंट थे और चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसका विरोध किया। उनका ये कहना था कि अमेरिका जो है चीन और रूस के जो सामूहिक हित हैं, सामूहिक नहीं, उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको ये क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। हालांकि अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड के किस गेंदबाज ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित किया। देखिए
10 के 10 विकेट लेना कोई मजाक का काम नहीं है। तो जो इन्होंने किया ये बधाई के पात्र हैं, गजब का इन्होंने खेल दिखाया। इनका नाम है एजाज पटेल। इसके पहले एक भारतीय ने भी ये कारनामा किया था, उनका नाम था अनिल कुंबले। अनिल कुंबले जी ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में या 98 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, जो अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे एक कीर्तिमान हासिल किया था। इसके पहले जिम लेकर नाम के खिलाड़ी थे जो थे, उन्होंने टेस्ट में देखिए ये लेकर इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जिम लेकर और उसके बाद अनिल कुंबले जी ने क्या किया था, 10 के 10 विकेट ले लिया था। तो एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ ये 10 विकेट लिया। कहाँ, किस ग्राउंड पे लिया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे लिया था, मुंबई में। मुंबई का कौन सा स्टेडियम है, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने 10 के 10 विकेट लिए। ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का विजेता देश कौन सा है। देखिए ये जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, ये सीनियर नहीं जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था, इंडिया में। और इसका जो विजेता देश है वो कौन सा है, अर्जेंटीना। कौन सा है, अर्जेंटीना, जिन्होंने जर्मनी को हराया। किसको हराया, जर्मनी को हरा कर अर्जेंटीना ने ये खिताब जीता है। बाकी न्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा। डेविस कप जो कि टेनिस का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, इंटरनेशनल आयोजन है टेनिस का, और उसका आयोजन हुआ था। इसका विजेता कौन है, इसका विजेता कौन है, सॉरी रशिया है। कौन सा है, रशिया। रशिया ने क्रोएशिया को हराया था। ठीक है, रशिया ने क्रोएशिया को हराकर डेविस कप 2021 जीता है। अब देखिए क्या होता है, टेनिस एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। इंडिविजुअल मतलब कोई भी व्यक्ति जाता है, खेलता है, वो देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन जब डेविस कप का आयोजन होता है टेनिस में, तो वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एक तरह से ये वर्ल्ड कप समझिए, ये टेनिस में वर्ल्ड कप की तरह समझिए, इंटरनेशनल खिताब है। ठीक है, तो डेविस कप किसने जीता, रशिया बीट्स क्रोएशिया टू विन टाइटल आफ्टर 15 ईयर वेट। 15 साल बाद इस तरह का खिताब उसने जीता है। 15वां क्वेश्चन आज का, किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए चुना गया है। तो ये डेविड वार्नर को चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के एक धाकड़ बल्लेबाज है, इस समय ज़बरदस्त फॉर्म में है, हालांकि आईपीएल में इनका फॉर्म नहीं था। और ध्यान दीजिए, मेल कैटेगरी में इनको चुना गया है। फीमेल कैटेगरी में पूछा जा सकता है तो उनका नाम है हेले मैथ्यू। हेले मैथ्यू जो कि वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी हैं, महिला क्रिकेट की बात करें तो उनको इस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर महीने के लिए लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, पिछले साल जनवरी 2021 से हर महीने बेस्ट प्लेयर जो है चुने जा रहे हैं, मेल से भी और फीमेल से भी। तो हाँ, तो जनवरी से लेकर अब तक का आपको याद होना चाहिए। पिछले महीने जब मैंने कवर किया था इसे, तो पूरा का पूरा 10 महीने का मैंने डेटा दिया था। आप वो वीडियो ढूंढ लीजिए और उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे कि ये दिसंबर महीना ख़त्म हो गया, अगले महीने जब भी आएगा तो मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, पूरा का पूरा कौन कौन जो है प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं, पूरा डिटेल दे दूंगा। ठीक है, तो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, इनको मिला है, और हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी, इनको मिला है। ठीक है, किस पूर्व भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा विमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, कर्णम मल्लेश्वरी या मैरी कॉम। देखिए भारतीय पुरानी एथलीट है, अंजू बॉबी जॉर्ज को ये पुरस्कार दिया गया है। इन्हें विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि एक धाकड़ अपने ज़माने की क्या थी, एथलीट थी। ठीक है, जिमनास्ट थी, इनको ये दिया गया है। ठीक है, सॉरी जिमनास्ट नहीं थी, एथलेटिक्स में इन्होंने देश को कई सारे मेडल जीते हैं। तो यह पुरस्कार देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, स्पेशली जेंडर पैरिटी के लिए दिया गया। महिला सशक्तिकरण में इनका योगदान रहा है, इसलिए इनको इनके इस योगदान को रिकॉग्नाइज करते हुए फैसला किया गया, विमेन ऑफ द ईयर दिया गया है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि आपको पता होना चाहिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, सर्वोच्च लिटरेरी प्राइज़ है। ठीक है, जिसको भी ये मिलता है जिस भाषा के लिए, वो हमेशा एग्जाम के लिए पूछा जाता है। तो इसमें किसको मिलता है, देखो जो 22 हमारी जो आधिकारिक भाषा है उसके लिए, प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश। तो ठीक है, ये इतने सारे भाषाओं में, यानी कुल 24 भाषाओं में इसे अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में। तो इस बार जो है किसे मिला है, तो देखिए नीलमणि फुकन जी, दामोदर मौजो जी, राजेश मेहता जी, सिकंदर फिरोजपुरी जी, किसे मिला है। ध्यान दीजिए, जो नीलमणि फुकन जी और दामोदर मौजो दोनों को ये पुरस्कार मिला। लेकिन हुआ क्या था कि पिछले साल 2020 में इस पुरस्कार का घोषणा नहीं हो पाई थी। तो नीलमणि फुकन जी को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी 2020 के लिए मिला है, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को मिला है। ये देखिए, ये दामोदर मौजो है, इनको 2021 के लिए मिला और 2020 के लिए नीलमणि फुकन जी को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 24 भाषाओं में दिया जाता है, और ये हर साल दिया जाता है, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नाम याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे गणित में योगदान के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया है? आपको पता है मैथ में सर्वोच्च पुरस्कार होता है, हाईएस्ट अवार्ड होता है रामानुजन प्राइज। ये किसको मिला है? नीना गुप्ता जी को मिला है। किसको मिला है? नीना गुप्ता जी को मिला है। मैथ में कुछ योगदान किया। अब मुझे तो मैथ उतना आता नहीं है, ठीक है। इन्होंने कम्यूटेटिव अलजेब्रा, पुनीत सर से आप पूछिएगा, बताएंगे कि क्या होता है ये। देखिए बहुत एडवांस लेवल का होगा ये, अगर होगा भी, ठीक है, आपके कॉम्पिटेटिव लेवल से बाहर होगा। देखिए ये क्या है, सी रिसीव्ड द प्राइज फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क इन एफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव अलजेब्रा। आप देखो नाम से ही हमको नहीं पता ये कौन से ब्रांच है भाई मैथ का, ठीक है, बहुत हाई लेवल का मैथ है। तो इसमें इन्होंने योगदान दिया था नीना गुप्ता जी को, इसलिए रामानुजन प्राइज दिया गया 2021 के लिए, ठीक है। 19वां क्वेश्चन आज का कि हाल ही में हरनाज, अच्छा जा गायब हो गया, हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। इसके पहले कितने और भारतीयों ने खिताब जीता था? देखिए 1994 में जीता था पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब सुष्मिता सेन, ठीक है, जिनकी मुस्कान बड़ी प्यारी है। और सन 2000 में लारा दत्ता जी ने ये पुरस्कार जीता था। उसके बाद ये तीसरी भारतीय हैं 21 वर्ष बाद जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीत कर भारतीयों का नाम रोशन किया। इसका आंसर हो जाएगा 2। इनके अलावा 2 और भारतीयों ने भी ये पुरस्कार जीता है, वो आप रिपोर्ट में पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस बैंक को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डीजी धन पुरस्कार मिला? डीजी धन पुरस्कार किस लिए मिलता है? कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो भीम यूपीआई जो एप्लीकेशन है, जो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के लिए कर्नाटका बैंक को ये अवार्ड दिया गया। तो किसे दिया गया है? कर्नाटक बैंक को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है, डीजी धन अवार्ड, याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है डीजी धन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हाँ, आरबीआई ऑप्शन में जरूर होगा, तो आरबीआई के द्वारा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री के द्वारा ये दिया जाता है। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी, जो बिडेन, एलन मस्क या शी जिनपिंग? सही आंसर क्या है? एलन मस्क। एलन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं, और इनकी 2 सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है। एक है टेस्ला जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मतलब समझते हो? बिजली से चलने वाले जो है वाहन बनाती है टेस्ला, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी है। और दूसरा ये इनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स क्या है? दुनिया की पहली निजी स्पेस कंपनी है। तो दोनों के ये क्या है? फाउंडर है। तो ये सबसे अमीर आदमी है, बहुत तेज़ी से उभरे हैं, ठीक है। इनको पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। टाइम मैगजीन है, दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन है, जो यूएस द्वारा संचालित होता है। इसकी कवर फोटो में किसी का नाम आ जाए, समझ लो कि दुनिया ने उसे जान लिया, ठीक है। हाँ, पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 22वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार दिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? अब देखो क्या होता है, बहुत सारे देश भारत को सम्मान प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्रियों को ये पुरस्कार देते रहते हैं। तो जैसे यूएई ने दिया है, सऊदी अरबिया ने दिया है, इसके पहले जापान ने दिया था। तो बहुत सारे देशों ने दिया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार। तो इस बार किसने दिया है? भूटान ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया है। जैसे भारत का सिविलियन अवार्ड हाईएस्ट कौन सा? भारत रत्न। वैसे जो भूटान का होगा, तो भूटान ने इनको अवार्ड दिया गया। देखिए ये भूटान के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। इनका नाम क्या है? यहीं पे लिखा होगा, कहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मोदी जी को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। एक और जो क्वेश्चन था, बात करें 23वां क्वेश्चन, टाइम से ही रिलेटेड है कि टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया? तो वो है सिमोन बाइल्स। कौन है? सिमोन बाइल्स, जो कि जिमनास्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो उनको ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि एथलीट पर्सन ऑफ द ईयर घोषित हुए हैं। पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क और एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स। तो ये थे 23 क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ हमेशा की तरह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।